इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जिस रेट से फ्लो हो रहा है सर्किट में उसी को अपन इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू क्या है? इसमें चार्ज है और ये टी क्या है? टाइम। तो इसका क्या होगा? कुलम इसकी यूनिट होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो कुलम पर सेकेंड यूनिट हो जाएगी। और एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, उसको अपन एम्पियर भी बोलते हैं। तो यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी विद डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन भी होता है, एक्चुअली ये टेंसर क्वांटिटी होती है, बट वी डोंट मेंशन दिस वन। ओके, नाउ चार्ज। What is charge? Charge is a fundamental properties of a matter. For just like color, color is a fundamental properties, mass is a fundamental property. Similarly, charge is also fundamental properties of a matter. Matter की बहुत fundamental basic property होती है क्या? चार्ज। अब सबसे छोटा चार्ज अपने पास कौन सा अवेलेबल होता है? वो इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज जो अवेलेबल है वो इलेक्ट्रॉन है, और ये नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसको रिवर्स कर दो, इसको आप इस साइड लेके जाओ, रिवर्स करो। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यू कैन कैलकुलेट दिस वन, इट विल बी अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻18, 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन द 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप एक सिलेंडर ले लिया, कंडक्टिंग सिलेंडर ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑब्वियसली एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने क्या यहाँ पे एक पोटेंशियल अप्लाई किया है। अभी पोटेंशियल होता क्या? पोटेंशियल मतलब ये पोटेंशियल, जैसे आप इसमें पोटेंशियल अप्लाई करोगे, बैटरी लगाओगे, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करने लग जाएंगे, ऐसे मूव करते हैं। जब ये मूव करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें करंट फ्लो होती है। अगर कोई चीज़ मूव करे, इसका मतलब क्या? उस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही आप क्या बोलते हो? पोटेंशियल। सो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, एंड वर्क डन यूनिट इज व्हाट? जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। सो अगर पोटेंशियल की यूनिट पूछा जाए तो ये बोलेगा जूल पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है पोटेंशियल की, इसको आप बोल सकते हो 1 वोल्ट। मतलब 1 जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं आप? 1 वोल्ट भी बोलते हैं। ओके, तो अपन ने क्या पढ़ा? करंट एंड पोटेंशियल। सो करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्टेज, वी वोल्ट होती है, इसको वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज ओम्स लॉ? अब देखो, अपन ने करंट अप्लाई, वोल्टेज अप्लाई किया किसी सर्किट में। ये सर्किट है, इसमें बैटरी लगा दिया, ये इसको बोलते हैं एमीटर, ये करंट को मेजर करता है। ये वोल्ट मीटर है, क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। अब जैसे जैसे आप इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे, मान लो आपने एक बैटरी लगाया, करंट कुछ एम्पियर आएगी। अब आपने बैटरी इसका चेंज कर दिया और ज़्यादा वोल्टेज का लगाया, या फिर 2 बैटरी लगा दिया, 3 बैटरी लगा, जैसे जैसे आप इसका वोल्टेज बढ़ाओगे ना, करंट भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? ओम्स लॉ बोलते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू I इंटू R, एक कॉन्स्टेंट तो आ जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी आप हटाते हो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है। अभी कॉन्स्टेंट को क्या लिख सकते हैं आप? R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा जो कांस्टेंट है वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ तो यही है ना, अगर आपने करंट को 2 टाइम्स किया, वोल्टेज 2 टाइम्स, करंट को 3 टाइम्स किया तो वोल्टेज भी कितना होगा? 3 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो, इसको 3 भी रखो, करंट भी क्या हो जाएगा? 3 भी, 3 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अगर आप इसको 2 वोल्ट रखोगे, ये करंट भी कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। वाई? बिकॉज दिस इज एम्पियर्स लॉ, सॉरी दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो यही है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अब R, V और I पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता? R डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब लेंथ हो गया, एरिया हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई उस मटेरियल की। सो बेसिकली लेंथ और एरिया आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। तो R किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। किस पे? लेंथ पे। और R किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। और एरिया और लेंथ, और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कुछ एक रेजिस्टिविटी जैसा आएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है
अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी दैट फ्लो दैट रजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो फ्लो होता है चार्ज का उसको क्या करता है? रजिस्ट करता है, उसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्यों रजिस्ट करता है देखते हैं। अब देखो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अगर कोई भी मेटल ले लोगे उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उस पर फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा। सो इलेक्ट्रॉन सीधे 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 यहाँ से नहीं मूव कर सकता है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो इसके पाथ में रुकावट आ रही है, आई मीन रेजिस्टेंस आ रहा है। तो उसी को बोलते हैं, मतलब जो पाथ में डिफिकल्टीज आ रही है वी से इट्स ए रेजिस्टेंस इन केस ऑफ ए मैटर। तो अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस अगर मान लो आपने एक छोटा सा मेटल लिया, इसका लेंथ एल है, और दूसरा मेटल बहुत बड़ा सा लिया, इसकी लेंथ एल है। अब देखो रेजिस्टेंस जो सेकेंड वाले का हो वो ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और बहुत सारा कोलिजन होगा। मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। एक और एग्जाम्पल, ये आपने एक लिया पाइप, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये इसी एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरा पाइप लिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जितना एरिया बड़ा होगा उसमें इजी होगा फ्लो, और जितना एरिया कम होगा उसमें डिफिकल्ट होगा फ्लो। इसका मतलब इसमें फ्लो डिफिकल्ट है, इसमें फ्लो क्या है? इजी। मतलब मोर एरिया easier to flow, less area it's difficult to flow. It means R directly proportional to 1 by A, and if you combine these two things you can write R directly proportional to L by A, and R is equal to rho L divided by A। अब देखो रो क्या है? रो एक कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अच्छा इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो एक कांस्टेंट है, इसको अपन बोलेंगे रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मींस इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल मींस अगर आपने क्या किया, एक आयरन का छोटा सा ब्लॉक लिया और एक आयरन का बड़ा सा ब्लॉक लिया, मतलब ये भी आयरन का है और ये भी आयरन का, दोनों आयरन के। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस जो बड़े वाले ब्लॉक का ना इसका ज़्यादा होगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस वाले का इससे बड़े होगा, किससे? छोटे वाले से। क्योंकि रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है? बॉडी की, और ये बॉडी बड़ी है डायमेंशन में, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं आप बोलूँ रजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, रजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, क्योंकि रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल। सो रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। मटेरियल पे डिपेंड करती है रजिस्टिविटी। तो जब मटेरियल पे डिपेंड करती है तो ये भी आयरन का बना हुआ, ये भी आयरन का बना हुआ, इन दैट केस रजिस्टिविटी विल बी सेम। लेकिन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? बॉडी पे। तो जब रेजिस्टेंस बॉडी पे डिपेंड करता है तो इसकी जो बॉडी का डायमेंशन है इस छोटे वाले से बड़ा है। मतलब ये जो छोटा वाला डायमेंशन है और ये बड़ा वाला डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन डिफरेंट है। मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस तो अलग अलग होगा, रजिस्टिविटी सेम होगी। रजिस्टिविटी सेम क्यों हुई? क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों आयरन के बने हुए हैं। और रेजिस्टेंस डिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन अलग अलग है। यही डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मच work is done moving charge of 2 coulomb across two point having potential difference 12 वोल्ट। मतलब 2 पॉइंट है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, और कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर अपन को चार्ज मूव करना है। तो अपन के पास एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू क्या होता है? W डिवाइड बाय Q। सो V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। इसका मतलब क्या हो गया? W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब Q की वैल्यू कितनी है? 2, और V की वैल्यू कितनी है? 2, 12, नॉट 2, 12। तो ये 12 है, V 12 है वोल्ट है, और ये कितना है? 2। तो अगर आप देखोगे 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 24। एंड वर्क डन की यूनिट होती है, क्या यूनिट होती है? जूल। सो जूल इज यूनिट ऑफ ए वर्क डन। तो कितना वर्क डन हो जाएगा? 24 जूल। इट्स सिंपल क्वेश्चन है, इट्स टेकन फ्रॉम द NCERT सॉल्व एग्जाम्पल। Okay, now we'll do one based on this one. If you read this question, what is given? Resistance of a metal wire of length 1 meter. Means what is length of the wire given? L is equal to 1 meter, right? And what is resistance given? 26 ohms. So R is equal to 26 ohms. So two things are given. One is length of the wire and second resistance. Now what they're asking for, if the diameter of wire radius 0.3 मिलीमीटर, मतलब डायमीटर कितना है इसका? 0.3 मिलीमीटर। सो अब डायमीटर 0.3 मिलीमीटर मीन्स व्हाट विल बी रेडियस? डायमीटर डिवाइड बाय 2। सो दैट विल बी 0.3 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 0.15।
0.15 मिलीमीटर, मतलब आर की वैल्यू जो हो गई 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर. Okay. Now, what they're asking for, what is the resistivity? What will be the resistivity? They're asking for resistivity. What will be resistivity of this material? मतलब R is equal to rho L divided by A. इसमें R is given, L is given, A is given. A is not given directly. You can calculate this one. How you can calculate A? A is equal to pi into R square. Pi is equal to how much? 3.14, and R की value how much? 0.15 into 10⁻³ का square. So you can calculate R from this way. So easily we can calculate R using this. This is calculation of R. Now we have this formula, so we can write rho is equal to R into A divided by L. Just I transform this one using simple math. Rho is equal to R. Apply this formula, you will get answer for this question, and thanks for watching.